द लिविंग वर्ल्ड। इस चैप्टर में हमें क्या डिस्कस करना है इसके बारे में देखिए। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट व्हाट इज द लिविंग थिंग, what are the important characteristic differentiating feature between living and non-living thing. Then we'll study about the diversity of the living world. Then especially in this we will study about what is taxonomy, what are the different types of taxonomy, as well as what are the different rules of ICBN, okay, International Code for Botanical Nomenclature। ये क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। द नेक्स्ट वन, द टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या होती है, इस पर फोकस रहेगा। क्योंकि टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो हमेशा इस पर सभी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है उसका बेसिक जो एम होता है टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज पर ही जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन लास्ट वन, टेक्सोनॉमिक एड्स क्या होते हैं, और फिर ये जो चैप्टर है यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, व्हाट इज लिविंग वन एंड हाउ वी कैन डिफरेंशिएट लिविंग फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग। सो इन सभी पिक्चर को अगर आप देखते हो, जैसे कि दाल लेक, ये डेसिडियस फॉरेस्ट पतझड़ वाले, और दिस गैलोपिंग हॉर्स, देन हॉट वाटर स्प्रिंग, वैली ऑफ फ्लावर, द स्कॉर्चिंग कोल्ड माउंटेन, इन सभी में कहीं ना कहीं जीव पनपता है। इन सभी में बायोटिक और अबायोटिक इन्वायरमेंट का एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन है। यहाँ पर हर एक लिविंग थिंग, यहाँ पर इस डेसिडियस फॉरेस्ट में पाए जाने वाले लिविंग थिंग, ओके, देन हॉट वाटर स्प्रिंग में पाए जाने वाले लिविंग थिंग, वैली ऑफ फ्लावर में पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स, और इस आइस कवर्ड एरिया में कोल्ड माउंटेन में पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म, इन सभी में कहीं ना कहीं डाइवर्सिटी, इन सभी में एक तरह की डाइवर्सिटी हमें नजर आती है, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म की। और ये उनके हैबिटेट की वजह से हो जाता है। एडेप्टेशन, उन हैबिटेट की वजह से ऑर्गेनिज्म में हमें एडेप्टेशन नजर आता है। सो व्हाट इज द इम्पोर्टेंट, व्हाट इज मीन बाय लिविंग, लिविंग का मतलब क्या होता है, अगर हमें इसे जानना होगा तो हमें लिविंग के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, अगर हमने उसे एक्सप्लेन किया तो व्हाट इज लिविंग, इस सवाल का जवाब हम दे पाएंगे। सो व्हाट इज लिविंग, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें पता करना होगा व्हाट आर द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग। लिविंग थिंग के इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक कौन से हैं जो नॉन लिविंग से अलग होते हैं। So we can divide the characters of living thing into two different categories, defining categories and non-defining categories. So defining characteristic या categories क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। Defining characteristic यानी क्या होता है? The characters which are exclusively present in all types of living thing, यानी ऐसे कैरेक्टर जो सिर्फ लिविंग थिंग में हमें नजर आते हैं, नॉन लिविंग थिंग में नहीं पाए जाते, ऐसे कैरेक्टर्स को हम डिफाइनिंग कैरेक्टर्स कहते हैं। अगर डिफाइनिंग कैरेक्टर्स नहीं होंगे, ओके, नॉन डिफाइनिंग अगर प्रेजेंट होंगे या नहीं होंगे वो हम बता नहीं रहे, मगर अगर किसी लिविंग थिंग्स में डिफाइनिंग कैरेक्टर्स अगर वो फॉलो नहीं करता तो उसे हम लिविंग थिंग्स इस कैटेगरी में इंक्लूड नहीं करेंगे। अदरवाइज नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर जो होते हैं, ये ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो लिविंग थिंग्स में पाए भी जा सकते हैं या नहीं भी पाए जाते हैं, यानी लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में भी ये कैरेक्टर्स पाए जा सकते हैं, या फिर ये सभी तरह के लिविंग थिंग्स में पाए नहीं जाते, मगर डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक सभी तरह के लिविंग थिंग्स में कंपल्सरीली पाए जाते हैं। सो ऐसे कौन से कैरेक्टर्स है जिसे हम डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं और नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। सो डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर द सेल ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन वी कैन से, सेल ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्सियसनेस, ये दो कैरेक्टर्स है, इसे हम डिफाइनिंग कैरेक्टर्स कहेंगे। नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर जैसे कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, इन इन पांच कैरेक्टरिस्टिक्स को हम डिस्कस करेंगे आप सभी के साथ इस टॉपिक में, ठीक है। सो सबसे पहला पॉइंट होगा डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। सो सेल ऑर्गेनाइजेशन, अगर हम बैक्टीरिया या फिर किसी बैक्टीरिया दैट इज प्रोकैरियोटिक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म से, द यूनिसेलुलर यूकैरियोट दैट इज प्रोटिस्टा, और चाहे जो भी मल्टी सेलुलर ग्रुप ऑफ एडवांस ग्रुप ऑफ एनिमल्स या प्लांट हो, जैसे कि किंगडम प्लांटी के मेंबर और किंगडम एनिमेलिया के, इन सभी की बॉडी में जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो होता है सेल। और इस सेल का जो बेसिक ऑर्गेनाइजेशन होता है वह तीन पार्ट होते हैं।
सबसे पहला पार्ट, द सेल, द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल, ओके, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल, इट इज कंसिस्ट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। किसी भी लिविंग थिंग्स की अगर हम बॉडी देखते हैं तो वो सेल से बनी होगी, या सेल मिलकर टिश्यू से बनी होगी, या टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनते होंगे, या ऑर्गन मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बनती होगी। मगर इन सभी का बेसिक यूनिट जो होता है वो सेल होता है। और इस सेल के भीतर ये जो सेल होती है, इस सेल को इसके आउटर इन्वायरमेंट से सेपरेट करने वाला पार्ट यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट सेपरेट द एक्सटर्नल नॉन लिविंग सब्सटेंस फ्रॉम इंटरनल लिविंग सब्सटेंसेस। सो अगर हम लिविंग थिंग कहते हैं तो उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। जो 5 डिफरेंट किंगडम है इनमें ऐसा कोई एग्जांपल नहीं जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना हो। Then second one, characters. The protoplasm must be present. The living cytoplasm, okay, जो लिविंग साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है यह प्रेजेंट होना चाहिए जहां पर मेटाबॉलिक प्रोसेस होगी। देन थर्ड वन, जेनेटिक मटेरियल शुड बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। जो 5 डिफरेंट किंगडम होते हैं उनमें जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। हालांकि ये बात अलग है कि कुछ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जैसे कि प्रोकैरियोट जिनमें वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं होता और जिसमें जेनेटिक मटेरियल के अराउंड में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, और दूसरे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसे हम यूकैरियोट्स कहते हैं जिनमें जेनेटिक मटेरियल के अराउंड में वेल डेवलप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। सो इस तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट दैट इज प्रोटोप्लाज्म और जेनेटिक मटेरियल, ये तीन चीजें मिलकर सेल ऑर्गेनाइजेशन यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म के सेल को ये बिल्डअप करते हैं। सो ये है सेल ऑर्गेनाइजेशन, और ये सभी तरह के लिविंग थिंग्स के लिए कॉमन थिंग है, चाहे वो बैक्टीरिया हो या हायर मल्टीसेलुलर ह्यूमन बीइंग हो। सो सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर। तो आपको पता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, अगर देखते हैं हम किसी भी एग्जांपल का, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स या प्लांट जो अब हम डिस्कस करते हैं तब हमें नजर आता है। तो सबसे पहला पार्ट दैट इज सेल, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, देयर सेल, their bodies consist of single cell. Multicellular organism, their bodies consist of more than one type of cell, and these group of cell they may form the tissue. जैसे कि आप सभी को पता है फाइलम पोरीफेरा, इनमें सेलुलर लेवल्स ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। देन निडारिया, टिनोफोरा, इनमें टिश्यू लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, डिफरेंट सेल्स मिलकर। ओके, द ग्रुप ऑफ सेल दैट परफॉर्म दैट हैज द सिमिलर ओरिजिन एंड रिलेटेड विद द सेम मेटाबॉलिक फंक्शन, उस ग्रुप ऑफ सेल्स, उस ग्रुप उस ग्रुप ऑफ सेल्स को उस ग्रुप ऑफ सेल्स को हम कहते हैं टिश्यूज। ठीक है। सो डिफरेंट डिफरेंट टिश्यू मिलकर वह एक ऑर्गन बनाते हैं। जैसे कि अगर हमें हमारा कोई बॉडी का ऑर्गन बनाना है, फॉर एग्जांपल अवर हैंड, तो इस हैंड में मसल्स भी हैं, नर्वस टिश्यू भी है, इंडोक्राइन टिश्यू भी है, सारे टिश्यू है। ओके, सो इस तरह से ऑर्गन बनता है। देन डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बनती है। जैसे हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन है, ओके, फॉर एग्जांपल अवर माउथ, टीथ, बक्कल कैविटी, इसोफेगस, एलिमेंट, स्टमक, एलिमेंट्री दैट इज इंटेस्टाइन, एनस वगैरह, ये सबका मिलकर, ये डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन मिलकर हमारी एक ऑर्गन सिस्टम बनी दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम हम उसे कहते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट 11 हमारे बॉडी में सिस्टम्स बने हुए हैं जो डिफरेंट डिफरेंट और इंटरनल ऑर्गन से मिलकर बने हुए हैं। सो इस तरह से ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट होता है, इसे याद रखना। अगला पॉइंट, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है? द सम टोटल ऑफ ऑल द रिएक्शन दैट टेकिंग प्लेस इनसाइड द सेल इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। उसे हम मेटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। इस मेटाबॉलिक प्रोसेस को हम दो डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करते हैं, दैट इज दैट इज कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म, अगर आप यहाँ पर देखते हो इस रिएक्शन को, जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है, 6CO2 plus 12H2O, it gives C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O। अगर हम फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन देखते हैं तो इट इज द एनाबॉलिक प्रोसेस, जहां पर सिंपल सब्सटेंस का यूज कर कर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाया जाता है, उस मेटाबॉलिक प्रोसेस को हम एनाबॉलिज्म कहते हैं। और कैटाबॉलिज्म कौन सी प्रोसेस होती है? कैटाबॉलिज्म यानी क्या होती है? अगर आप देखते हो कैटाबॉलिक प्रोसेस को, जैसे कि रेस्पिरेशन, हम यहाँ पर इक्वेशन लिखने जा रहे हैं, दैट इज C6H12O6
plus 6O2, then it gives 6CO2 plus 6H2O plus 36 to 38 ATPs. इस तरह से जो है एनर्जी रिलीज होती है। मीन्स इन दोनों में अगर आप कंपेयर करते हो तो ये एनाबॉलिक प्रोसेस है जिसे कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस कहेंगे। दैट इज सिंपल सब्सटेंस का कॉम्बिनेशन होकर न्यू कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनता है। इसे हम एनाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं, एनाबॉलिज्म इसे हम कहेंगे। और यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है जैसे कि ग्लूकोज, इनका ब्रेकडाउन होकर स्पेशली इन माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, इनका ब्रेकडाउन होकर सिंपल सब्सटेंस रिलीज कर दिए जा रहे हैं और इसके दरमियान एनर्जी ये कंजर्व की जा रही है। इस तरह से इस प्रोसेस को ब्रेकिंग प्रोसेस कहेंगे और इस ब्रेकिंग प्रोसेस को हम कहते हैं कैटाबॉलिक प्रोसेस। ये जो प्रोसेस है, व्हाट इज द साइट ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस? साइट ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस इज द सेल। सेल के भीतर ये सारे प्रोसेस होते हैं। सेल साइटोप्लाज्म, सेल प्रोटोप्लाज्म के भीतर ये सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस है। कुछ ऐसे भी प्रोसेस होते हैं जो हमारे सेल के बाहर हो सकते हैं। ओके, इजंट इट? फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी टेस्ट ट्यूब में अमाइनो एसिड्स लेते हैं, ओके, अमाइनो एसिड 20 different types of amino acid, large number of amino acids, और उसमें प्रोटीन सिंथेसिस करने वाले जो डिफरेंट प्रोटीन फैक्टर्स है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन फैक्टर्स, एंजाइम्स वगैरह वगैरह, इन सभी को अगर हम ऐड करते हैं और पर्टिकुलर टेम्परेचर और पीएच मेंटेन करते हैं तो हमें यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस नजर आएगी। ओके, वैसे ही एक पीसीआर नाम की मशीन होती है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसे हम थर्मोसाइक्लर मशीन कहते हैं। ओके, कैरी मुलीज इन्होंने इस मशीन को इन्वेंट किया था। सो इसे हम इन विट्रो मेथड कहते हैं। इन विट्रो मतलब क्या होता है? जो नेचुरल प्रोसेस नहीं है, जो आउट ऑफ नेचुरल प्रोसेस हो रही है, जो लेबोरेटरी कंडीशन में हो रही है, उसे हम इन विट्रो रिएक्शन कहते हैं। पीसीआर ये भी एक तरह का इन विट्रो प्रोसेस है। पीसीआर में क्या होगा? पीसीआर में अगर हमने बहुत ही छोटी क्वांटिटी डीएनए की, बहुत कम क्वांटिटी हमारे पास अवेलेबल है, ओके, नैनोग्राम, ठीक है, या पिकोग्राम डीएनए की क्वांटिटी हमारे पास अवेलेबल है, हमें इस क्वांटिटी को अगर बढ़ाना है तो हमें इस टेस्ट ट्यूब के भीतर, ओके, डिफरेंट डिफरेंट तरह के डी एनटीपीज अगर हम लेते हैं और डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम ऐड करते हैं, प्राइमर्स वगैरह, ये सारे कंस्टिट्यूएंट, प्राइमर, डीएनटीपीज, देन डीएनए पॉलीमरेज, टैग डीएनए पॉलीमरेज ऐड करते हैं और इसे पीसीआर मशीन में रन करते हैं, तब हमें इस पिकोग्राम डीएनए सैंपल के कई मिलियंस कॉपीज हमें मिल सकते हैं, और वो भी लगभग 30 मिनट्स या लगभग 40 मिनट्स में। यानी यहाँ पर ये जो डीएनए की सिंथेसिस हो रही है वो सेल के बाहर हो रही है, इसे हम इन विट्रो मेथड कहते हैं। मगर ये जो रिएक्शंस जो हो रही है यहाँ पर आउटसाइड द सेल प्रोटीन सिंथेसिस, आउटसाइड द सेल डीएनए सिंथेसिस, ये इन विट्रो मेटाबॉलिक प्रोसेस है। ये सेल के भीतर नहीं हो रही है, इसलिए इसे हम लिविंग रिएक्शन कहेंगे, बट इट इज नॉट द लिविंग थिंग। ये लिविंग थिंग नहीं है, ये लिविंग रिएक्शन आप इसे कह सकते हो, मगर इसे हम लिविंग थिंग नहीं कहेंगे। जो रिएक्शन, जो सेल के भीतर जिस तरह की रिएक्शन होती है, वैसी रिएक्शन अगर सेल के बाहर कहीं पर होती है तो उसे हम ना तो लिविंग थिंग्स या फिर ना तो नॉन लिविंग थिंग्स में इंक्लूड करेंगे, मगर उसे आप लिविंग रिएक्शन कह सकते हो। तो ये मेटाबॉलिज्म है। मेटाबॉलिज्म प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जो सेल के भीतर होनी चाहिए, तभी हम लिविंग थिंग्स कहेंगे। वरना अगर वो सेल के बाहर अगर वो प्रोसेस हो रही है तो हम उसे लिविंग थिंग नहीं कह सकते। ओके, उसे हम लिविंग रिएक्शन कह सकते हैं। मेटाबॉलिज्म प्रोसेस सेल के भीतर होती है, इसे याद रखना। थर्ड पॉइंट, कॉन्सियसनेस। कॉन्सियसनेस यानी रिस्पॉन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म टू द एक्सटर्नल चेंजेस। जैसे कि आपको पता है प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स, ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के चेंजेस को रिस्पॉन्स देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल
समर सीजन आने के वक्त हमारे यहाँ के जो ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट के पेड़ होते हैं उनके डिफोलिएशन स्टार्ट हो जाती है ताकि ट्रांसपीरेशन को रोका जा सके। सो एक तरह का ये रिस्पॉन्स है एक्सटर्नल चेंजिंग इन्वायरमेंट को। जैस- जैसे आप सभी को पता है, जैसे हम हाई अल्टीट्यूड पर जाने लगते हैं वैसे हमारा ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है, नंबर ऑफ आरबीसी भी बढ़ जाते हैं, ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी विद द हीमोग्लोबिन ये डिक्रीज हो जाती है। सो ये हमारे बॉडी का रिस्पॉन्स है एट हाई अल्टीट्यूड। हम चाहे किसी भी इन्वायरमेंट में रहे, हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस। ये हमारे बॉडी का रिस्पॉन्स है ड्यू टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल चेंजेस। सो कॉन्शियसनेस में क्या होता है, ये ऑर्गेनिज्म जो है ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल कंडीशंस को रिस्पॉन्स देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर साइनोबैक्टीरिया होते हैं तो ये साइनोबैक्टीरिया अगर कहीं पर सिंक है वाटर के भीतर, इनसाइड वाटर, तब वो फोटोसिंथेसिस करने के लिए वह सरफेस पर आने लगते हैं, वाटर सरफेस पर आने लगते हैं जहां पर प्रकाश होता है, सूर्य प्रकाश, सनलाइट होती है। ओके, सो ये सारी तरह के कॉन्सियसनेस होते हैं। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो मैग्नेटोटैक्टिक बैक्टीरिया, ओके, मैग्नेटोटैक्टिक बैक्टीरिया, यानी ये मैग्नेटिक फील्ड की ओर अट्रैक्ट होने लगते हैं। सो इस तरह के कई सारे एग्जाम्पल्स है जो कॉन्शियसनेस में हम बताए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स के जो रूट होते हैं इनकी ग्रोथ वाटर या टुवर्ड्स द सॉइल होती है, टुवर्ड्स द ग्रेविटी होती है। इसे आप ग्रेविट्रोपिज्म, इसे आप जो है दैट इज हाइड्रोट्रोपिज्म भी आप इसे कह सकते हो। वैसे ही जो शूट होते हैं प्लांट के, इनकी ग्रोथ टुवर्ड्स द सनलाइट होती है, यानी इसे हम फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। जो प्लांट्स के जो टच मी नॉट प्लांट जो होता है, उसे अगर हम उनके लीव्स को अगर हम हाथ लगाते हैं तब उनके सारे के सारे लीफलेट जो है वह क्लोज होने लगते हैं। सवेरे होते समय कई सारे जो डायurnal प्लांट है, स्पेशली जो सन के इफेक्ट पर फोटो पीरियोडिज्म डिपेंडेंट होता है, यानी किसी फ्लावर का ओपन होना या उसका क्लोज रहना ये फोटो पीरियोडिज्म पर डिपेंड करता है। सो इस तरह से चाहे वो प्लांट हो, एनिमल्स हो या माइक्रोब्स हो, इन सभी को, ये सभी के सभी एक्सटर्नल चेंजिंग इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्स देते हैं। सो इसी को हम कॉन्सियसनेस कहते हैं। जो डेड बॉडी होती है वो किसी भी तरह के एक्सटर्नल चेंज को रिस्पॉन्स नहीं देती। ओके, या फिर जो कोमा पेशेंट होते हैं उनके भी इंटरनल ऑर्गन जो है वह मैकेनिकली मशीन पर चलाए जाते हैं। और वो जो बॉडी है, जो कोमा पेशेंट की बॉडी है, वह किसी भी तरह का किसी भी तरह का चेंजिंग इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्स नहीं देते, और ना ही वह खुद से कोई काम करते हैं। मीन्स ऐसे कोमा पेशेंट को हम ब्रेन डेड कह सकते हैं। ओके, तो ये इस तरह के जो डिफरेंट डिफरेंट ये एग्जांपल्स है कॉन्शियसनेस के, इसे आपको याद रखना है। सो ये तीन जो कैरेक्टरिस्टिक है इसे हम डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक कहेंगे। नेक्स्ट वन, नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक। नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक जैसे कि हमने आपको बताया, दिस कैरेक्टर्स दे मे और मे नॉट बी प्रेजेंट इन ऑल लिविंग थिंग, और द कैरेक्टरिस्टिक दैट कैन बी प्रेजेंट इन बोथ लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग थिंग। तो ये कौन से कैरेक्टर्स है, सबसे पहला हम ग्रोथ डिस्कस करेंगे, उनके बाद रिप्रोडक्शन, इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे। हाउ डज द ग्रोथ कैन बी एक्ट्स एज अ नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक। व्हाट इज मीन बाय ग्रोथ? ग्रोथ मीन्स the increase in number and biomass of the organism. It is known as the growth. ग्रोथ को हम किस टर्म में हम ग्रोथ काउंट कर सकते हैं? इंक्रीज इन नंबर ऑफ द सेल एज वेल एज इंक्रीज इन बायोमास, यानी नंबर इंक्रीज हो रहा है अगर सेल का तो बायोमास भी इंक्रीज होगा। यानी ये ग्रोथ जो है इसे हम ट्विन कैरेक्टर कहते हैं। ओके, सो नंबर ऑफ सेल्स, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल एंड बॉडी मास इज कॉल्ड द ग्रोथ। नंबर ऑफ सेल बढ़ते हैं तो बॉडी का मास भी बढ़ता है, इसीलिए ग्रोथ को हम ट्विन कैरेक्टर्स कहते हैं। एज इज इंक्रीज इन बॉडी मास इज कॉल्ड ग्रोथ। अगर बॉडी का मास अगर बढ़ रहा है तो हम क्या उसे ग्रोथ कह सकते हैं? ये आप सभी के लिए क्वेश्चन है, इस पर आप गौर कीजिए। ओके, अगर बॉडी का मास बढ़ रहा है तो ग्रोथ हो रही है क्या?
इसका मतलब ग्रोथ होती है क्या, ठीक है। सो देखिए हमारी जिंदगी की जो शुरुआत हुई थी, दैट इज डिप्लॉयड जाइगोट, इनका डिवीजन होकर एम्ब्रियो फॉर्म हुआ, एम्ब्रियो से फिटस, और आफ्टर बर्थ जो बेबी फॉर्म हुआ है, ओके, उस बेबी की कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग सेल नंबर इंक्रीज होकर बॉडी का मास भी बढ़ रहा है और नंबर ऑफ सेल्स भी बढ़ रहे हैं, और ये अडल्ट हो चुका है जिसमें रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी आ चुकी है। सो इसे हम कहेंगे ग्रोथ, ओके। साथ ही साथ इस ग्रोथ में आप देखोगे कि यहाँ पर नंबर ऑफ सेल्स भी बढ़ रहे हैं और बॉडी का बायोमास भी बढ़ रहा है, तो इसे हम ग्रोथ कहेंगे। देन यहाँ पर प्लांट्स में भी इस तरह से ग्रोथ नजर आती है। सीड का अगर जर्मिनेशन होता है तो सीडलिंग डेवलप होती है, और इस सीडलिंग से न्यू कोटिलिडॉन जो है वो बाहर निकलते हैं और वेजिटेटिव पार्ट्स डेवलप होने लगते हैं, जैसे कि रूट और शूट। तो इस तरह की ग्रोथ हमें प्लांट्स में नजर आती है। Then, what is the difference in the growth of multicellular organism and unicellular organism? देखिए इस ग्रोथ को आपको याद रखना है। हम यहाँ पर तीन पार्ट में इसे डिवाइड कर देंगे। What is the difference in the growth of multicellular and unicellular organism? सेकेंड पार्ट होगा What is the difference in the growth of plants and animals? थर्ड पॉइंट होगा What is the difference between the growth of लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स? तो इस तीन पार्ट को आपने याद रखना है ग्रोथ में। ग्रोथ में ये तीन पार्ट आएंगे, कौन कौन से? ग्रोथ बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये कैसे होता है? दूसरा, ग्रोथ बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये कैसे होता है? और तीसरा पॉइंट, व्हाट इज द डिफरेंस इन द ग्रोथ ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग? इन तीनों पॉइंट्स को याद रखना है, इन तीनों को डिस्कस करेंगे। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इनकी ग्रोथ का मतलब क्या होता है? सी, सबसे पहला, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ होती है ये तो माइटोसिस और कुछ हद तक कहीं पर अर्ली स्टेजेस में अमाइटोसिस के द्वारा होती है। जनरली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि एमीबा, ओके, इनमें अमाइटोसिस के द्वारा ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती है। देन सेकेंड वन, the multicellular organism, especially the plant, they can be grown in nutrient medium. प्लांट के जो कुछ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं जिसे हम मेरिस्टेमेटिक सेल्स कहते हैं, उन्हें लेकर हम स्मॉल स्मॉल टेस्ट ट्यूब के भीतर जो न्यूट्रिएंट मीडियम ऐड किया गया है, उनमें हम हर एक ग्रुप ऑफ सेल से न्यू प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो इसे हम टिश्यू कल्चर टेक्निक कहते हैं। उसी तरह से ये एक इन विट्रो कल्चर मेथड है, ये एक तरह की इन विट्रो मेथड है प्लांट की ग्रोथ के लिए। देन वैसे ही हम माइक्रोब्स का भी हम कल्चर यानी प्रोडक्शन कर सकते हैं इन न्यूट्रिएंट मीडियम। यहाँ पर ये ग्लास की पेट्री डिश आपको नजर आ रही है, और इसमें जो व्हाइट व्हाइट डॉट नजर आ रहे हैं, व्हाइट, येलो, ब्लू वगैरह, ये डॉट्स बैक्टीरियल कॉलोनीज के हैं, आपको नजर आ रहा होगा। दीज माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया, फंगस, दे कैन बी ग्रोन इन न्यूट्रिएंट अगार मीडियम। न्यूट्रिएंट अगार मीडियम पर हम ग्रोथ कर सकते हैं, हम प्रोडक्शन ले सकते हैं माइक्रोब्स का, जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट बैक्टीरिया एंड फंगस। इसे हम इन विट्रो कल्चर मेथड कहते हैं। सो प्लांट्स, एनिमल्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की हम इस तरह से ग्रोथ कर सकते हैं इन विट्रो कल्चर में। देन the growth in multicellular organism is mutually exclusive event while the growth in unicellular organism is inclusive event। इसका मतलब क्या है आपको ध्यान देना होगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में अगर ग्रोथ हो रही है तो इसका मतलब सिर्फ ग्रोथ हो रही है मगर रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है। एक्सक्लूसिव का मतलब अगर हमने टॉस किया, ओके, तो या तो हेड आएगा या फिर टेल, दोनों में से कोई एक आएगा, दोनों भी नहीं आ सकते। वैसे ही अगर ग्रोथ हो रही है या तो ये रिप्रोडक्शन के लिए होगा या फिर ये बॉडी की ग्रोथ के लिए होगा, या ये दोनों के लिए नहीं हो सकता। सो इसे हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहते हैं। देन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ होती है, इट इज द इंक्लूसिव ग्रोथ। फॉर एग्जांपल, अगर कोई हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लेते हैं, फॉर एग्जांपल लाइक बैक्टीरिया, ओके, यूनिसेलुलर बैक्टीरिया, इसमें अगर डिवीजन होता है, बाइनरी फिशन अगर होता है, इट प्रोड्यूस द टू सेल, और दो सेल के आगे जाकर चार सेल बनते हैं, और चार सेल के आठ सेल, इस तरह से
यानी क्या आप बता सकते हो यहाँ पर बैक्टीरिया की ग्रोथ हो रही है या फिर यहाँ रिप्रोडक्शन हो रहा है? यहाँ पर ग्रोथ भी हो रही है और रिप्रोडक्शन भी हो रहा है। यानी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के लिए ग्रोथ का मतलब रिप्रोडक्शन है और रिप्रोडक्शन का मतलब भी ग्रोथ होता है। इसे याद रखना है। सो इसे हम कहेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट ऑफ ग्रोथ इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, जो कि मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में नहीं होता। मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ होती है, ये होती है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। इसे आपको याद रखना होगा। चलिए अगला पॉइंट। जैसे कि हमने आपको की पॉइंट बताए हैं इस ग्रोथ के, कैसे आपको याद रखना है इसके बारे में। चलिए अगला पॉइंट देखिए। देन ग्रोथ इन प्लांट एंड ग्रोथ इन एनिमल्स, क्या होता है इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। द ग्रोथ इन प्लांट इट इज इनडेफिनाइट ग्रोथ, व्हाइल ग्रोथ इन एनिमल इट इज डेफिनाइट ग्रोथ। प्लांट की ग्रोथ इनडेफिनाइट क्यों कही गई है? सी हियर फॉर एग्जांपल, अगर आप यहाँ पर इस प्लांट को देखते हो, सी इस प्लांट के जो अपाइकल पोर्शन होते हैं, जो टिप होते हैं, ओके, इस टिप पर से ये हमेशा ये एक्टिवली डिवाइडिंग ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं यहाँ पर इस टिप पर, जिसे हम शूट अपाइकल मेरिस्टेम कहते हैं, जो एक्टिवली डिवाइडिंग होते रहते हैं और न्यू ब्रांचेस फॉर्म करते रहते हैं। प्लांट्स के इस तरह के रूट और स्टेम पर एक्टिवली डिवाइडिंग जो सेल्स होते हैं, इनकी वजह से प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो इनडेफिनाइट हो जाती है। ओके, मगर एनिमल्स की जो ग्रोथ होती है ये डेफिनाइट होती है। प्लांट की ग्रोथ थ्रू आउट देयर लाइफ ये जारी रहती है, मगर एनिमल की ग्रोथ होती है बॉडी की, जिसे हम वर्टिकल ग्रोथ कहेंगे स्पेशली। ओके, तो ये ग्रोथ जो होती है ये पर्टिकुलर एज तक होती है। इसी वजह से हम एनिमल की ग्रोथ को डेफिनाइट ग्रोथ कहते हैं। द ग्रोथ इन प्लांट इज नॉट प्रीफिक्स, दैट इज डिपेंड्स ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स। मगर जो एनिमल की ग्रोथ होती है वो प्रीफिक्स हो जाती है। ओके, यहाँ पर बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स है, कौन सी ऑर्गन कहाँ पर फॉर्म होने चाहिए, ओके, स्केलेटन कहाँ होना चाहिए, इंटरनल ऑर्गन कौन से कहाँ पर होने चाहिए, ये सारी चीजें प्रीफिक्स होती है इन एनिमल। सो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है ग्रोथ इन प्लांट एंड एनिमल। तीसरा पॉइंट, व्हाट इज द डिफरेंस इन द ग्रोथ ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। ये अगर आप देखते हो ये बोल्डर्स और ये जो वॉल्केनो है, इस बोल्डर्स के डिपोजिशन की वजह से यहाँ पर ये इस नदी के किनारों पर ऐसे इस तरह से जगह बनने लगती है और ये बोल्डर जो है स्मॉल माउंटेन का रूप ले सकता है। वैसे ही वॉल्केनो वॉल्केनो वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से जो मैग्मा जो इस वॉल्केनो से बाहर निकलता है, उसके डिपोजिशन से वॉल्केनिक माउंटेन बनने लगते हैं। यानी डिपोजिशन ऑफ दिस मैग्मा over the surface of earth or this on the surface of this volcano, it form the mountain. Okay, तो इस तरह से सरफेस बनने लगते हैं इस वॉल मैग्मा की डिपोजिशन की वजह से। यानी जो ग्रोथ होती है यहाँ पर नॉन लिविंग थिंग की, ये डिपोजिशन की वजह से होती है, यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग इन टर्म्स ऑफ द ग्रोथ। जैसे कि हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, जैसे अभी हमने आपको बताया ये जो ग्रोथ हो रही है बाय डिपोजिशन हो रही है, बाय डिपोजिशन हो रही है। जो नॉन लिविंग की जो ग्रोथ होती है वो बाय डिपोजिशन होती है, जिसे हम एक्सट्रिंसिक ग्रोथ कहते हैं, जिसे हम एक्सटर्नल ग्रोथ कहते हैं। मगर जो लिविंग थिंग्स की जो ग्रोथ होती है उसे हम इंट्रिंसिक ग्रोथ कहते हैं, वह इंटरनल ग्रोथ कहलाती है। ओके, अगर आप यहाँ देखते हो तो इस सेल के एक सेल के दो सेल, दो के चार सेल, चार के आठ, 16 और ब्लास्टोसिस्ट, उसके बाद जो है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है और फेटस जो है उसका बर्थ होने के बाद जो न्यू बेबी है वह फिर से उसकी एक्सटर्नल डेवलपमेंट मीन्स बॉडी के बाहर की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। इस तरह से लिविंग थिंग्स की ये जो डेवलपमेंट है ये इंटरनल ग्रोथ कहलाती है। इनमें जो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहा है ड्यू टू माइटोटिक डिवीजन, ये इंटरनल ग्रोथ का एग्जाम्पल है। माइटोसिस के द्वारा जो सेल का नंबर बढ़ रहा है, बायोमास बढ़ रहा है, ये इंटरनल ग्रोथ होता है। व्हाट इज मीन बाय इंटरनल ग्रोथ? इंटरनल ग्रोथ का मतलब होता है इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट, इंक्रीज इन द नंबर मीन्स इंक्रीज इन द साइटोप्लाज्मिक कंटेंट एंड जेनेटिक मटेरियल। किसी भी सेल साइकिल होने से पहले, वहां पर आप सभी को पता है सेल साइकिल होने से पहले
सॉरी, सेल डिवीजन होने से पहले आप सभी को पता है कि सेल के भीतर के जो कंटेंट होते हैं साइटोप्लाज्मिक और जेनेटिक मटेरियल, इनका डुप्लीकेशन होना ज़रूरी होता है। यानी इसी को हम इंटरनल ग्रोथ कहते हैं। इंक्रीज़ इन डुप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल एंड डुप्लीकेशन ऑफ साइटोप्लाज्मिक कंटेंट, इसी को हम इंटरनल ग्रोथ कहते हैं। जो नॉन लिविंग की जो ग्रोथ होती है वो एक्सटर्नल होती है। इसे आपको याद रखना। यही इम्पोर्टेंट ग्रोथ का डिफरेंस है लिविंग और नॉन लिविंग का। द इंटरनल ग्रोथ इज द एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग थिंग। यानी यहाँ पर हम एक्सक्लूसिव इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर ग्रोथ के लिए हम एक्सक्लूसिव इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है? इज़न्ट इट? क्योंकि ग्रोथ जो है इट इज़ द नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक, मगर अगर इंटरनल ग्रोथ अगर हम कहते हैं तो इंटरनल ग्रोथ इज द एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक। यानी एक सॉरी, इंटरनल ग्रोथ इज द एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग थिंग। ओके, सभी लिविंग थिंग्स में जो ग्रोथ होती है वो हमेशा इंटरनल ही होती है। ये बात याद रखना है। और इंटरनल ग्रोथ का मतलब होता है इंक्रीज इन साइटोप्लाज्मिक कंटेंट एंड इंक्रीज इन द जेनेटिक मटेरियल क्वांटिटी बिफोर द सेल डिवीजन। इसी को हम इंटरनल ग्रोथ कहते हैं। सो अगला पॉइंट, रिप्रोडक्शन। व्हाट इज मीन बाय रिप्रोडक्शन? अब रिप्रोडक्शन ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, फिर भी इसे नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक क्यों कहा गया है, उसे डिस्कस करते हैं यहीं पर। सो रिप्रोडक्शन इट इज द कैपेसिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस इट्स ओन काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, दैट कैपेसिटी इज नोन एज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के दो इंपॉर्टेंट टाइप्स है, आप सभी को पता है, जैसे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बट व्हाई दिस रिप्रोडक्शन इज अंडर इन द नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग? क्योंकि सभी तरह के लिविंग थिंग्स रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। ओके, इस वजह से रिप्रोडक्शन जो है वो नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक में इंक्लूड किए जाएंगे। हालांकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है सभी लिविंग थिंग का, जिसकी वजह से स्पेशीज अब तक इस दुनिया में कंटिन्यूअसली जारी है। देन अगर आप यहाँ देखते हो तो ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बडिंग प्रोसेस है। ये बडिंग ईस्ट है। ईस्ट में बडिंग के द्वारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यूनिसेलुलर बडिंग इन ईस्ट। और यहाँ पर ये हाइड्रा है, जहाँ पर इस हाइड्रा में ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हाइड्रा निडारिया का ये मेंबर है, किंगडम एनिमेलिया फाइलम निडारिया का मेंबर है, जिसमें ये बडिंग फॉर्म हो रही है। यूनिसेलुलर बडिंग एंड मल्टीसेलुलर बडिंग, ये आपको याद रखना है। देन प्लानेरिया जो होता है, इसके बॉडी के यहाँ पर 3 टुकड़े किए गए हैं, 3 टुकड़े। और ये तीनों के तीनों टुकड़े पर जो जो टूटा हुआ जो टुकड़ा है वो बचे हुए सारे बॉडी पार्ट्स को जनरेट करता है। इसे हम रीजनरेशन प्रोसेस कहते हैं। ये प्लानेरिया, ये जो फ्लैट वर्म है जिसे हम डुगोसिया के नाम से भी जानते हैं, ये प्लानेरिया रीजनरेशन का बेस्ट एग्जांपल है। सो ये भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही पार्ट है। देन यहाँ अगर आप देखते हो तो मल्टीसेलुलर अलगी, दैट इज स्पाइरोगायरा, फिलामेंटस मल्टीसेलुलर अलगी, ग्रीन अलगी, स्पाइरोगायरा, अगर यहाँ से इनके फ्रैगमेंट अगर ब्रेक होते हैं तो हर एक फ्रैगमेंट एक नए इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करता है। साथ ही साथ जो मल्टीसेलुलर फंगस जो होते हैं, उनके माइसेलियम का ब्रेक होने के बाद भी उनका हर एक माइसेलियम न्यू बॉडी को फॉर्म करता है। साथ ही साथ जो प्रोटोनेमा होता है, जैसे कि आपको पता है कि जो फ्यूनारिया जो ब्रायोफाइट्स है, कुछ बच्चों को जिनका ब्रायोफाइट अभी तक नहीं हुआ है प्लांट किंगडम, उन्हें इसके बारे में पता नहीं होगा। तो हम आपको बता दें, ये जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, उनमें स्पोर्स होते हैं, हैप्लॉइड स्पोर्स। जैसे कि ब्रायोफाइट्स में जो एक क्लास है ब्रायोप्सिडा नाम का, उनके जो स्पोर्स होते हैं हैप्लॉइड स्पोर्स, इन हैप्लॉइड स्पोर्स का जर्मिनेशन होकर एक फिलामेंटस बॉडी फॉर्म होती है। उस फिलामेंटस बॉडी को हम प्राइमरी प्रोटोनेमा कहते हैं, मल्टीसेलुलर फिलामेंटस बॉडी। ओके, और ये मल्टीसेलुलर फिलामेंटस बॉडी जो होते हैं, इस पर ओके इस पर स्मॉल स्मॉल लीफी बर्ड्स फॉर्म होते हैं। और इस लीफी बर्ड से न्यू ब्रायोफाइटा का प्लांट डेवलप होता है। सो प्राइमरी प्रोटोनेमा और साथ ही साथ सेकेंडरी प्रोटोनेमा जो है, ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इन ब्रायोफाइटा ग्रुप। ब्रायोफाइटा ये प्लांट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप है। ओके, सो इस तरह से ये रिप्रोडक्शन इन प्लांट ग्रुप। अगला पॉइंट,
व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इन ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म? जैसे कि हमने आपको बताया, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ का मतलब होता है रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन का मतलब होता है ग्रोथ, इसीलिए उसे हम इंक्लूसिव कैरेक्टर कहते हैं। बच्चों लास्ट के कुछ सेकंड बचे हैं, ठीक है? तो इसे हमें फास्ट रिपीट ये करना होगा, फिनिश करना होगा। अब व्हाई द रिप्रोडक्शन इज नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक? अगर आप देखते हो यहाँ पर ये जो एपिस जो जीनस है हनी बी का, इनकी क्वीन जो एग एग जो देती है, इस एग में जो मेल फॉर्म होता है ये अनफर्टिलाइज्ड एग के द्वारा फॉर्म होता है जिसे हम ड्रोन कहते हैं। और ये जो ड्रोन है सी और साथ ही साथ जो वर्कर फॉर्म होती है, ये फर्टिलाइज्ड एग से फॉर्म होती है और वर्कर जो होती है इसमें रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी नहीं होती। इस वजह से ये नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है रिप्रोडक्शन। ओके, द फीमेल वर्कर हनी बी डज नॉट परफॉर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऐसे ही एग्जाम्पल यहाँ पर हॉर्स और डोंकी का क्रॉस करने के बाद जो म्यूल